नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दलाल स्ट्रीट में वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल फाइनल एडवाइस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी का आईपीओ आ रहा है, या यूँ कहिए इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप में से एक का आईपीओ आ रहा है। अब स्टार्टअप और लिस्टेड कंपनी यूँ तो बहुत अलग ही बिहेव करती है स्टॉक मार्केट के अंदर, बट आने वाले टाइम में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस कंपनी को मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अब एक तरफ तो होती है स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरियों की बात, और लेकिन दूसरी तरफ उनके लॉसेस भी आज तक किसी से छुपे नहीं हैं। सो आज हम इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करेंगे कि ज़ोमैटो की यह ग्रोथ स्टोरी होने वाली है या लॉस स्टोरी होने वाली है। इस आईपीओ का क्या प्रभाव मार्केट पे पड़ेगा और मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करती है इसको लेकर। हम जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, पीयर कंपैरिजन्स, बिजनेस मॉडल्स और भी बहुत कुछ, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह कंपनी किस दाम में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती है और आपको ये इसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कितने अकाउंट से करना चाहिए ताकि आपकी अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, कृपया एंड तक बने रहें हमारे साथ। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं सबसे पहले कंपनी और उसके बिज़नेस के बारे में। ज़ोमैटो एक फूड एग्रीगेटर कंपनी है जो कनेक्ट करती है कस्टमर्स, रेस्टोरेंट्स, डिलीवरी पार्टनर्स को। ज़ोमैटो स्टार्ट हुआ था एज अ फूडी बे इन 2018। इसके फाउंडर थे दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा, और 2010 में फूडी बे का नाम बदल कर ज़ोमैटो कर दिया गया, क्योंकि इनके फाउंडर्स का मानना था कि फूडी बे थोड़ा कॉम्प्लेक्स नाम है। ज़ोमैटो एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिससे आप घर बैठे अपने मनपसंद रेस्टोरेंट या फूड स्टॉल से अपना मनपसंद खाना मंगवा सकते हैं। ज़ोमैटो बहुत ही सरल मैकेनिज़्म पे काम करता है। जैसे आप अपने फ़ोन से बुक कीजिए, डिलीवरी बॉय आपके घर तक आपके मनपसंद रेस्टोरेंट से खाना पहुंचाएगा। ज़ोमैटो एकमात्र ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन फूड डिलीवर करती है। अगर हम वर्ल्ड वाइड ज़ोमैटो की बात करें तो यह कंपनी 43 प्लस से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है एट प्रेजेंट, और यह केटर्स करती है 525 प्लस सिटीज़ में, और इसके पास 41 मिलियन से भी ज़्यादा एवरेज मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं इधर इसकी साइट पर या इसकी ऐप पर, एंड 350 लाख से रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं। अगर हम बात करें ज़ोमैटो और उसका एक्सपेंशन की, तो 2008 में कंपनी के बनने के बाद 2011 में उन्होंने अपना पहली बार एंड्रॉयड और आईओएस ऐप लॉन्च किया। 2011 में उन्होंने पहली बार फंडिंग उठाई। 2012 में उन्होंने एक्सपेंशन किया और यूएई, न्यूजीलैंड तक पहुंची। 2013 में उन्होंने दोबारा $13 मिलियन की फ़ंडिंग उठाई। 2013 और 2015 में उन्होंने दोबारा 170 मिलियन और 37 मिलियन की फ़ंडिंग उठाई। 2017 में ज़ोमैटो ने 20 मिलियन रेज़ किए और 2018 में उन्होंने 210 मिलियन रेज़ किए। ज़ोमैटो टोटल 11 राउंड्स में 653 मिलियन फंड्स रेज़ कर चुकी है अभी तक। अगर हम रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर ज़ोमैटो की बात करें, ज़ोमैटो का मेनली रेवेन्यू 5 चीज़ों से आता है। फर्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग, सेकंड इज़ ज़ोमैटो प्रो, थर्ड इज़ फूड डिलीवरी, फोर्थ इज़ रेस्टोरेंट लिस्टिंग्स, एंड फिफ्थ इज़ कंसल्टेंसी। अगर हम इनके रेवेन्यू ब्रोकडाउन को देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि इनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो रेस्टोरेंट एडवर्टाइजिंग से आता है। अगर आप इसमें हम नॉर्मली देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट एडवर्टाइजिंग से इनका 72% ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, ये कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड इवेंट एडवर्टाइजिंग से इनका 4% टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। इवेंट टिकट सेल से इनका 12% ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड कंसल्टेंसिंग सर्विसेज से इनका 3% ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। ऑनलाइन फूड एंड सब्सक्रिप्शन दोनों से 2% एंड 7% जनरेट होता है। अब हम एक बार इसके प्रमोटर और शेयर होल्डिंग को देखते हैं। आज की डेट में देखें तो वैसे तो ज़ोमैटो के कई प्रमोटर्स हैं, पर इन्फोवेज इसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। और अगर इसके फाउंडर की बात करें दीपेंद्र गोयल के पास आज के टाइम पे सिर्फ
18.51% ही शेयर होल्डिंग्स है और 18.55% के साथ इन्फो एज नंबर 1 पोजीशन पे है। सेकंड नंबर पे है एंड फाइनेंशियल, जिसकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज है 16.53%। इन्फो एज वही कंपनी है जो Naukri.com चलाती है। 99 एकड़, जीवन साथी जैसी अच्छी साइट्स को चलाती है। और अगर इस IPO में देखा जाए तो इन्फो एज ही सबसे ज़्यादा अपने शेयर्स को बेचकर निकल रही है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नज़र डाल लेते हैं एक बार। अगर हम टोटल रेवेन्यू देखें तो फाइनेंशियल ईयर 18 में इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था 450 करोड़ के लगभग, जो कि 19 में बढ़कर 1300 करोड़ हुआ और फाइनेंशियल ईयर 20 में ये 2600 करोड़ के आसपास पहुंचा। लेकिन फिर दोबारा से फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 1300 करोड़ पहुंचा। जाहिर है जो यहाँ से यहाँ तक की गिरावट देखी गई वो कोरोना के चलते थी। कोरोना का प्रभाव होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, बहुत इन जैसी इंडस्ट्रियों पे बहुत प्रभाव पड़ा है। और अगर ग्रोथ की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 19 में इसकी ग्रोथ थी 180% और फाइनेंशियल ईयर 20 में देखी जाए 98% इसकी ग्रोथ थी। वहीं फाइनेंशियल ईयर 21 में ये घट के -33% रह गई, जो कि जाहिर है कोरोना के चलते हुआ। अगर हम इस कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 18 में इसके एक्सपेंसेस थे 550 करोड़ के आसपास, बट फाइनेंशियल ईयर 19 में एक्सपेंसेस बढ़कर 3500 करोड़ हुए। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये काफ़ी और बढ़े और लगभग 5000 करोड़ के आसपास पहुँचे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21 तक आते आते कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करी और ये 1500 करोड़ के आसपास अब चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये स्टार्टअप एक लॉस बियरिंग स्टार्टअप है। अगर हम इसके लॉसेस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 18 में 106 करोड़ रुपए का लॉस था। उसके बाद लॉस बढ़ के 1000 करोड़ का हुआ। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 21 में 2300 करोड़ का लॉस। लेकिन अब 2021 फाइनेंशियल ईयर अगर 2021 की बात करें तो लॉस कम होकर 650 करोड़ के आसपास चल रहा है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी अपने लॉसेस को कम करने पे काम कर रही है। अगर हम बात करें तो स्टार्टअप्स अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे काम नहीं करते। हमको ये देखना चाहिए कि स्टार्टअपों को अपने प्रॉफिटेबिलिटी पर काम करना चाहिए ताकि उनको मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिले, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी का। अगर हम एवरेज मंथली एक्टिव यूज़र्स की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 18 में मंथली एक्टिव यूज़र्स थे 13 मिलियन और फाइनेंशियल ईयर 19 में हो गए वो बढ़कर 29.3 मिलियंस। फाइनेंशियल ईयर 20 में इसमें और बढ़ावत देखी गई और ये 41.5 मिलियन तक पहुँचे। लेकिन कोरोना के चलते इसमें गिरावट आई और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 21 में ये दोबारा घटकर 29.6 रह गए। अगर ग्रोथ परसेंट की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 19 में ग्रोथ परसेंट थी 112.3% एंड फाइनेंशियल ईयर 20 में थी 41.6%। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक भारी गिरावट नज़र आती है ग्रोथ परसेंटेज में, जो कि एक कंपनी के लिए नेगेटिव साइन के रूप में काम कर सकता है। अगर हम एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन यूज़र्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 18 में 0.9 थे, फाइनेंशियल ईयर 19 में 5.6 थे, फाइनेंशियल ईयर 20 में 10.7 और फाइनेंशियल ईयर 20 में ये घट के 5.8 रह गए। अगर हम इस गिरावट का वजह देखें तो ये साफ पता लगता है कि कोरोना के कारण इस बिज़नेस पे भी बहुत प्रभाव पड़ा है। अगर हम ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 18 में ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो थी वो 1300 करोड़ के आसपास थी। वहीं 19 में बढ़कर ये 5000 करोड़ के आसपास पहुंची और 20 में लगभग डबल दुगना होते हुए ये 1100 के आसपास पहुंची। और फाइनेंशियल ईयर 21 में कोरोना के चलते इसमें गिरावट देखी गई और ये 6000 करोड़ पर सिमट के रह गई। अगर हम ग्रोथ परसेंटेज की बात करें इसमें तो ये 305.3% की ग्रोथ परसेंटेज देखी गई फाइनेंशियल ईयर 19 में और फाइनेंशियल ईयर 20 में सिर्फ 108% की। तो कंपनी अपने स्टार्टअप के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये तो इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 में अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, पीबी रेशियो,
कंपनी का वो 5.04 होता है, जो कि काफ़ी हाई होता है। अगर फाइनेंशियल ईयर 20 में 15.93 होता है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम इंडस्ट्री का पीवी देखें, वो है ही नहीं, क्योंकि ये एकमात्र अपने टाइप की एकमात्र कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है। और यही इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी है कि ये अपनी टाइप में सिर्फ एक इकलौती कंपनी ऐसी है जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस में है, और बाकी दूसरी कोई भी कंपनी मार्केट में अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। तो इस बिज़नेस के सेगमेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ये कंपनी ज़ोमैटो कैसा परफॉर्म करती है ऑन द लिस्टिंग डेज। अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो नॉट एप्लीकेबल हो जाती है, क्योंकि अभी तक ये कंपनी अर्निंग नहीं दे पाई है, ये अभी तक लॉस में ही है। अगर हम इंडस्ट्रियल एनालिसिस करें और ज़ोमैटो और अदर इंडस्ट्रीज़ का अगर हम ये ग्राफ देखते हैं परफॉर्मेंस ऑन द स्केल ऑफ ईयर्स, हर साल के परफॉर्मेंस पे अगर हम इनके परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं तो ज़ोमैटो अपने इंडस्ट्री के एवरेज से हमेशा ऊपर परफॉर्म किया है, अबव परफॉर्म किया है, हमेशा ऊपर रही है। और आने वाले ईयर्स में भी ये ऐसा ही परफॉर्म करने की उम्मीद है। मैनेजमेंट हो या कंपनी के एम्प्लॉयज़, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छा कोलैबोरेशन के साथ काम किया है, जिसका नतीजा हम यहाँ देख सकते हैं। अगर हम ज़ोमैटो और स्विगी के बीच में कंपैरिजन देखते हैं तो पहला कंपैरिजन देखने को मिलेगा रेवेन्यू में। रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 19 ज़ोमैटो का रेवेन्यू था 12 बिलियन एंड स्विगी का था 11 मिलियन, जहाँ पे कि ज़ोमैटो ने बाजी मार ली। अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, ज़ोमैटो का एक्सपेंसेस था 34 बिलियन एंड स्विगी का था 36 बिलियन। एंड ये तो हम सभी जानते हैं कि एक्सपेंसेस जितने कम हों उतने ज़्यादा बढ़िया हैं, और वहीं पे ज़ोमैटो ने इसमें भी बाजी मारी। अगर नेट लॉसेस की बात करें तो स्विगी के नेट लॉसेस थे 23 बिलियन के और ज़ोमैटो के थे ओनली 9 बिलियन के, जहाँ पे अगर हम देखे जाए सारे आंकड़ों को मिला के 2019 में फाइनेंशियल ईयर 2019 में ज़ोमैटो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। अगर वहीं फाइनेंशियल ईयर 20 की बात की जाए, रेवेन्यू जनरेट करने में ज़ोमैटो थोड़ा सा पीछे रहा, स्विगी से थोड़ा पीछे रहा, जहाँ की स्विगी ने जनरेट किया है 25 बिलियन और वहीं ज़ोमैटो ने ओनली 23 बिलियन। लेकिन नेट लॉसेस के मामले में ज़ोमैटो बाजी मारते हुए 25 बिलियन के लॉसेस पे ही सिमट गया, बट वहीं स्विगी ने 38 बिलियन के लॉसेस बियर करे हैं। तो अगर हम इनको देखें तो हमें ये साफ प्रतीत होगा कि ज़ोमैटो इज़ फार बेटर देन स्विगी एंड स्विगी इज़ द ओनली कंपेटिटर, ओनली पीयर कंपनी ज़ोमैटो हैव। सो अगर हम देखें आने वाले टाइम पे ऑब्वियसली अगर स्विगी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है तो वो थ्रेट तो होगा ज़ोमैटो के लिए, बट अगर हम देखें कि ज़ोमैटो अपने टाइप की पहली ऐसी कंपनी होने वाली है जो मार्केट में लिस्ट होगी, तो इसका ज़रूर इसको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। चलिए अब हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं ज़ोमैटो का। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ्स, अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो ज़ोमैटो अपने स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स फोकस ओनली ऑन फूड्स एंड बेवरेजेस पे करता है। सेकंड इज़ हाई अवेयरनेस, टॉप ऑफ द माइंड प्रोडक्ट्स, quality of products are very good. Global presence, over more than 25 plus countries and 1.5 million listed restaurants. And another is superior technology and strong workforce, over 1200 peoples. And next is asset less business model. And Zomato is simple and user friendly interface. It also have aggressive and innovative marketing strategies. आइए तो अब हम वीकनेसेस की बात कर लेते हैं। अगर हम वीकनेसेस देखें तो इस कंपनी का सबसे बड़ा वीकनेस है कि कंपटीशन फ्रॉम सर्च इंजन्स एंड अदर सिमिलर एप्स मींस लिमिटेड ग्रोथ। अगर इसको दूसरे सर्च इंजन्स या दूसरे ऐप से अच्छा कंपटीशन मिलता है तो इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट हो सकती है। एंड सेकंड इज़ इसके पास इनएफिशिएंसी है वर्क की।
ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है, ये रेगुलर बेसिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है और अभी तक प्रॉफिट्स नहीं दे पाई है। कंपनी अभी तक लॉसेस में चल रही है। तो आने वाले टाइम में देखना ये होगा कि ये अपने वीकनेसेस से कैसे उभर पाएगी। एंड इसके पास रैपिडली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का भी ऑप्शंस होती हैं, ताकि ये अपनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा जल्दी डेवलप कर पाए और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रीच बढ़ा पाए। अब अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो इसका फर्स्ट और मेजर थ्रेट है कि इंटेंस कंपटीशन, एंड सेकंड इज़ लैक ऑफ क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैन ईजीली अफेक्ट द बिजनेस मॉडल। अगर छोटा सा चेंज भी होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में तो वो इस बिज़नेस को बहुत ड्रास्टिकली इफ़ेक्ट कर सकता है। आइए तो अब हम जान लेते हैं ज़ोमैटो IPO प्लान के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरा IPO आ रहा है वो 8,250 करोड़ का है, जिसमें से कि फ्रेश इशू है 7,500 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 750 करोड़ का। एंड इनका ऑब्जेक्टिव भी अब हम जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है इनका, फर्स्ट इज़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस एंड सेकंड इज़ फंडिंग ग्रोथ इनिशिएटिव, जिसमें कि ये ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने के लिए और ऑर्गेनिक को इंक्रीज़ करने के लिए फ़ंड्स का इस्तेमाल करेंगे। और ये फ़ंड्स का यूज़ करेंगे कस्टमर एंड यूज़र एक्विजिशन में, डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में और टेक्नोलॉजी इंटरफेस को अच्छा करने में, जिससे कि इनकी आगे आने वाले टाइम पे ग्रोथ अच्छी हो सके। अब हम पूरे ज़ोमैटो IPO की पूरी डिटेल्स जान लेते हैं। इशू डिटेल्स क्या होंगी, इशू अमाउंट्स क्या होंगे, IPO, पोस्ट IPO मार्केट कैप, फेस वैल्यू, प्राइस बैंड, लॉट साइज़ वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ क्या होने वाली है। फर्स्ट इज़ इशू अमाउंट। IPO का इशू अमाउंट होने वाला है 9,375 करोड़ का। इसमें से फ्रेश इशू होगा 9,000 करोड़ और ऑफर फॉर सेल होगा 3,075 करोड़। एंड फेस वैल्यू एक शेयर की होने वाली है ₹1 पर शेयर की। प्राइस बैंड होने वाला है 72 से लेके 76 तक रुपीज़। प्राइस बैंड से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जब ओवर सब्सक्राइब होता है कोई भी IPO तो आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। और इस IPO का लॉट साइज़ होने वाला है 195 शेयर्स का। और ऑफ़र ब्रेक कब होगा, ऐसे QIB के लिए अलॉटमेंट में से टोटल एलोकेशन जो होने वाली है वो 75% की होने वाली है। NIBs के लिए 15% का कोटा रखा गया और रिटेलर्स के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी, मात्र 10% का अलोकेशन रखा गया है। एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें कोई अलोकेशन नहीं है। ऐसे करके हमको टोटल 100% अलोकेशन मिलता है। तो इसमें बहुत देखना दिलचस्प होगा कि ज़्यादा QIBs के लिए एलोकेशन रखा गया 75%, जो कि नॉर्मल IPOs में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट इसमें रिटेलर्स का ओनली 10% है, तो इसमें ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि रिटेलर बहुत भारी मात्रा में इसमें अप्लाई करने वाले हैं और आपको बहुत इजीली ये नहीं मिलने वाला। तो इसमें आपको एक से ज़्यादा अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएं अलॉट होने के। अगर हम IPO टाइमलाइन की बात करें तो ये 14 जुलाई वेडनेसडे 2021 को ओपन होगा फिल करने के लिए और 16 जुलाई फ्राइडे को ये क्लोज़ होगा और 22 जुलाई को इसका फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन होगा एंड 23 जुलाई से इसका रिफ़ंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। 26 जुलाई को क्रेडिट ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे सबके डीमेट अकाउंट्स में एंड 27 जुलाई को ट्रेडिंग कमेंस होगी, मतलब कि ये लिस्ट होगा 27 जुलाई को। एंड ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, इसका ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस एंड फंडिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स। तो ये थी पूरी जानकारी ज़ोमैटो IPO के बारे में। तो अब हम ये जानते हैं कि इस IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कितने अकाउंट से करना चाहिए, क्या कंपनी कैपेबल है आगे अच्छा परफॉर्म करने में। तो ये तो साफ़ हो जाता है कि कंपनी अभी तक प्रॉफिट्स नहीं दे पाई है, लॉस बियरिंग कंपनी है। बट जैसे कि इस IPO की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है मार्केट में, तो इतना तो तय है कि ये IPO 15 से 20% के लिस्टिंग गेंस दे के ही जाएगा। अगर हम इसके एट प्रेजेंट GMP की बात करें तो इसका एट प्रेजेंट GMP चल रहा है ₹13, जो कि लगभग 26% है।
अगर हम GMP के अनुसार देखें तो इसकी लिस्टिंग 76 प्लस 13 89 पे इसकी लिस्टिंग की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो अगर आप इस IPO को भरना चाहते हैं तो मोर देन 1 डीमैट अकाउंट से भरिएगा, ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाए इस IPO को अलॉट होने के। और अगर आप इस IPO में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म से ज़्यादा आपको लिस्टिंग गेंस की सोचनी चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग गेंस के ज़्यादा चांसेस हैं रेदर देन लॉन्ग टर्म। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अर्निंग्स अभी प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बहुत लो है और ये लॉस बियरिंग कंपनी है। बट मार्केट में डिमांड देखते हुए एक अच्छे लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है।